नमस्कार दोस्तों, सीटेट एसएसटी पेडागोजी पर यह वीडियो आधारित है जिसमें टॉप लेवल के क्वेश्चन एसएसटी पेडागोजी के इस वीडियो में खत्म किए गए हैं। आप सभी को पता होगा सीटेट के सोशल साइंस के कुल 60 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनमें से 20 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ देख लिया, 20 के 20 नंबर इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट पेडागोजी के टॉप लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। जितने भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं, इसलिए यह वीडियो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगी। पहला क्वेश्चन, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। चलिए आपको यहाँ पर राइट आंसर बताता हूँ। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, न्यूनतम शब्द ही हमेशा गलत होता है। पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। व्याख्यान को सुनना, व्याख्या देना, रटाना, ये सभी चीजें गलत होती हैं। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, जो कि अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करेगा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, सोशल साइंस की क्लास में। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 90 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मछली पकड़ने का अधिकार। तवा बांध क्षेत्र, जहां पर बांध क्षेत्र होगा तो वहां पर क्या होगी? वहां पर नदी होगी। क्या होगी? नदी होगी। बांध कहां पर बनाए जाते हैं? नदियों पर ही बांध बनाए जाते हैं। तो नदी के किनारे जब, यानी कि नदी पर जब बांध बनाए जाएंगे, किनारे का जो क्षेत्र होगा वो मछली पकड़ने वाला ही तो क्षेत्र होगा। इसलिए 90 के दशक में जीवन यापन के लिए लोगों ने मछली पकड़ने के अधिकार के लिए संगठित हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है विविधता के बारे में। ऐसा कोई भी, मतलब कि आज तक सीटेट की परीक्षा में ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें विविधता का क्वेश्चन ना पूछा गया हो, इसलिए आपको यहाँ पर विविधता के बारे में हर चीज बता दूंगा, जिससे कि कैसा भी क्वेश्चन विविधता से पूछा जाए आप उस क्वेश्चन को फटाक से कर लोगे। ठीक है ना? क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। विविधता जो होता है ये कोई भेदभाव को नहीं बढ़ाता है, ये भेदभाव को नहीं बढ़ाता है, न ही एक रूपता को बढ़ाता है, बल्कि ये विशिष्ट व्यक्तियों को, यानी कि उनके जो विशिष्ट जाति, धर्म, भाषा है ना, उनको यहाँ पर स्वीकारता है, ना कि असमानता को दर्शाता है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, थर्ड वाला यहाँ पर हो जाएगा। विविधता, विविधता एक सम्मानीय शब्द होता है। जैसे लोगों की भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कोई तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, बंगाली बोलता हो, ये क्या है? ये विविधता होती है। क्या होती है? विविधता होती है। लोगों के धर्म, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, है ना, और बौद्ध, जैन, ये हो सकते हैं। और उसके साथ लोगों के तरह तरह के पहनावे, खाना खाने के तरीके, यानी कि जो जो वो भोजन करते हैं, उसमें भी समानताएं हो सकती हैं और विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो एक निष्कर्ष निकल कर सामने आ जाता है, वो आप सभी लोग यहाँ पर उसको नोट भी कर सकते हो या याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। विविधता, विविधता जो होता है ये भिन्नताओं, विभिन्नताओं, यहाँ पर लिख देता हूं विभिन्नताओं, ठीक है ना, विभिन्नताओं के साथ साथ यहाँ पर समानता, समानता, ठीक है ना, इन दोनों को स्वीकारता। विभिन्नताएं भी हो सकती हैं और समानताएं भी पाई जाती हैं, वही विविधता कहलाता है। विविधता की परिभाषा क्या है? ऐसा जिसमें विभिन्नताएं भी हों और समानताएं भी पाई जाती हों, वो विविधता को यहाँ पर दर्शाएगा। राइट आंसर मैंने आपको बताया था, थर्ड वाला यहाँ पर हो जाएगा। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, विविधता में एकता का नारा किसने दिया था? मुहावरा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है अगला,
अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेडागोजी का यह क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ना, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, परंतु इसको पेडागोजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन यानी कि ज्यादातर 20 में से क्वेश्चन 15 तो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाकर ही यहाँ पर रखा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग किस प्रकार के संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। नवीकरण, नवीकरण या मानव निर्मित या अजैव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नवीकरण संसाधनों का। नवीकरण संसाधन जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, इनको पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है या इनको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ये जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए नवीकरण संसाधनों का अधिक से अधिक हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। इसके उदाहरण की मैं बात करूं, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, है ना, ये क्या है, सौर ऊर्जा, ये क्या है, ये सभी नवीकरण हैं, यानी कि ये नए स्रोत हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। नवीकरण को परंपरागत भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या आते हैं, जीवाश्मी ईंधन आते हैं, जैसे खनिज आपका आ जाएगा अनवीकरण में। पेट्रोल आ जाएगा, पेट्रोल, डीजल, है ना, प्राकृतिक गैस, ये सभी किसमें आते हैं, अनवीकरण में आते हैं। और मानव के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। अजैव संसाधन क्या होते हैं, जो निर्जीव चीजों से मिलकर के बने होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से, जैसे चट्टान हो गए, पत्थर हो गए, ये सब निर्जीव होते हैं, है ना, तो ये निर्जीव होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नवीकरण, जिससे कि हमारा पर्यावरण को अधिक से अधिक बचाया जा सकता है इसके अधिक से अधिक उपयोग करने के बावजूद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया भूकंप से। तो भूकंप का क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, परंतु यहाँ पर पेडागोजी का क्वेश्चन है। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल यहाँ पर देना चाहिए, भूकंप के प्रकार पर, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा, भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना। राइट आंसर यहाँ पर होगा सेकंड वाला, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को बच्चों को यहाँ पर आपको बताना चाहिए, जिससे क्या होगा, व्यवहारिक कौशल, व्यवहारिक जगत में ये चीजें उपयोग में लाई जा सकती हैं। जैसे भूकंप आए तो बच्चे उसके बारे में जानते हैं कि भूकंप के दौरान क्या क्या करना चाहिए, तो वो सावधानियां यहाँ पर बरत सकते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा स्तर की सरकार को धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक या संघवाद। राइट आंसर यहाँ पर होगा संघवाद उसको बोलते हैं। एक से अधिक स्तर की सरकार को संघवाद बोलते हैं, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को भारत ने विशिष्ट तौर पर मतलब कि उसको माना नहीं है, सभी धर्म उसके लिए बराबर हैं, यानी कि किसी एक धर्म का यहाँ पर प्रभुत्व नहीं होगा, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है, पूर्वाग्रही, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। सही विकल्प का चयन कीजिए, ए, सी और डी, बी, सी और डी, ए, बी, सी, डी, ठीक है ना, बी, ए, बी, सी। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में एक चीज आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताना, आपको यहाँ पर मैं आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही है, ठीक है ना, ये कमेंट बॉक्स में बताना, यानी कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है आवाज में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। किसी के प्रति पूर्वाग्रही, पूर्वाग्रही जो होता है ना, ये क्या होता है, ये किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाता है, नकारात्मक रूप से दिखाता है ना, और उन व्यक्तियों का अनादर भी करता है, भेदभाव भी करता है, वही होता है ना पूर्वाग्रही। किसी के प्रति अगर पूर्वाग्रही होने का अर्थ आपसे पूछा जाए किसी के प्रति, तो उनको नकारात्मक रूप से देखना होगा, उनका अनादर करना होगा, उनका भेदभाव करना होगा, तो ये होता है पूर्वाग्रही का अर्थ। तो ए, सी, डी, ए, सी, डी कहाँ पर है, यहाँ पर
ACD पहले विकल्प में है, इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वाग्रह यानी कि नकारात्मक होता है, किसी को नीचा दिखाता है, किसी को अनादर करता है या किसी का भेदभाव करता है किसी के विरुद्ध में, है ना, उनको श्रेष्ठ नहीं मानता। ये श्रेष्ठ वाला गलत है ना, बी गलत था। तो आप इस प्रकार से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे पहले आपको गलत कथन की पहचान करनी है। जैसे गलत यहाँ पर बी है, बी जिन जिन में होगा सबसे पहले उसको आप लोग यहाँ से उसको काट दोगे तो पहला वाला बचेगा। बिल्कुल राइट आंसर आप लगा सकते हो। ये एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का एग्जाम में। यहाँ पर अगला प्रश्न, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। हिस्ट्री पेडागोजी का जो मेन उद्देश्य होता है ना, वो किस पर केंद्रित होना चाहिए? भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना, भूतकाल में कैसे घटित हुआ है यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। कई टीचर आपसे कहते होंगे कि एसएसटी पेडागोजी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी सीडीपी के द्वारा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखो, ये एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। इतिहास से पूछा गया, इतिहास शिक्षण, इतिहास यानी कि एसएसटी से पूछा गया है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, किस पर केंद्रित होता है? भूतकाल में क्या घटित यह बताना, इस पर नहीं आधारित होता है, यानी कि इस पर केंद्रित नहीं होता है। भूतकाल में कैसे घटित है याद रखना भी नहीं होता, ये तो हमेशा ही गलत होता है, इसलिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक का मतलब है जिनकी चर्चाएं वर्तमान में भी हो रही हो, तो ऐसे मुद्दों को यहाँ पर पहचानना चाहिए। इतिहास का एक ये शिक्षण का एक मुख्य केंद्रित यहाँ पर उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला यहाँ पर कौन सा होगा? थर्ड वाला इतिहास के प्रति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय, तो यहाँ पर क्वेश्चन किससे पूछा गया है? सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक न्याय से पूछ लिया गया। कौन सा कथन यहाँ पर न्याय को प्रोत्साहित करती है यानी कि बढ़ावा देती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, केवल ए वी दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा सामाजिक न्याय के प्रति जो प्रोत्साहन यहाँ पर कथन दे रहा है, ये दोनों कथन यहाँ पर दे रहे हैं, इसलिए दोनों यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कोई दलित है ना, दलित सूचीगत में दलित है, सरकारी नौकरी करने के लिए उसको आरक्षण देना एक प्रकार के सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है ना। न्यूनतम का मतलब कम से कम मेहनत पड़े ऐसा कानून पारित करना चाहिए, ये भी सामाजिक न्याय को ही प्रोत्साहित करती है, इसलिए दोनों यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, ये मैंने आपको करा दिया। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको यहाँ पर समझकर बताना है। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, किसी भी चीज पर पूछ लिए जाते हैं, आपको इनका उत्तर सोच समझकर देना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। जैसे आप अध्यापक या अध्यापिका हो, आप इतिहास पढ़ा रहे हो, आपको दिल्ली की वास्तुशैली के बारे में बच्चों को बताना है, तो शिक्षक को आपको किस चीज के बारे में यहाँ पर अधिक क्या बताना होगा? वास्तुशैली के बारे में। वही यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है। कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? कोई विदेश से आया, कोई लंदन से आया, वो दिल्ली की वास्तुशैली को देख रहा है, कि आप बच्चों को ये बताओगे कि लंदन वाले दिल्ली के किले को इस प्रकार से देखते हैं, क्या आप ये बताओगे? बिल्कुल ये तो नहीं बताएंगे। पहला तो गलत हुआ यहाँ पर। इमारतों को दूर से कैसे देखा जा सकता है? क्या आप लोग यहाँ पर कोण को ज्ञात करोगे कि अवनन कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना है, कितने डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है, उतनी दूरी से देखने से या इतनी दूरी से देखने से? ये थोड़ी ना करेंगे, ये भी यहाँ पर गलत, पहला भी गलत। इमारतों को दूर से कैसे देखें या पास से कैसे देखें, ये कोई सामाजिक विज्ञान की बात थोड़ी ना, ये तो गणित में आ सकती है ना। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, ये यहाँ पर हो सकता है। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? इन दोनों में से आपका एक राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, पहले के दो यहाँ पर कटेंगे, ठीक है ना। केंद्रित करना चाहिए। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता यानी कि जो दिल्ली
नई दिल्ली की वास्तुशैली है ना, वो यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भी भाव पैदा करता है। ये बात यहाँ पर करेक्ट है, यही आपको यहाँ पर मैं बतानी चाहिए, ठीक है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप लोग टीचर हो ना सामाजिक विज्ञान के, तो उस दौरान अपने बच्चों को आप समानता टॉपिक बता रहे हो या चर्चा कर रहे हो, तो उस पर मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ये पहला तो राइट हो जाएगा। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी का सम्मान करोगे तभी तो समानता का भाव यहाँ पर उत्पन्न होगा। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। जैसा संविधान में समानता के बारे में बताया गया है, वैसे यहाँ पर आधारित होना चाहिए, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया है, ऑल डिफरेंस, ठीक है ना। सभी, हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, हर तरह का अंतर असमानता की ओर नहीं ले जाता है। इसलिए यहाँ पर डी आपका गलत होगा। ए बी सी यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, ए बी सी। पहला ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, कहता है अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। जैसे अक्सर आप लोग एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते हो ना, एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते हो तो उसके लास्ट में उस चैप्टर के आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन यानी कि प्रश्नावली वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो वो क्वेश्चन आखिर क्यों रहते हैं, उनका मुख्य कारण क्या है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर वे क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये तो बात सही है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की, तो बच्चे उसको यहाँ पर लिखते हैं, है ना। उसमें मुद्दे को वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करते हैं यानी कि प्रेरित करते हैं। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही कही गई है। दूसरा ऑप्शन, प्रोजेक्ट कार्य तुलना विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न के प्रकार हैं, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर आपका कैसा हो जाएगा, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई की अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है, ये भी करेक्ट है। जैसे कोई चैप्टर है, बच्चे ने उस पूरे चैप्टर को अच्छे ढंग से कवर कर लिया, उसके बाद उसने लास्ट के क्वेश्चन को कर लिया, तो उसका यहाँ पर अच्छे तरीके से अवधारणाओं की समझ विकसित यहाँ पर अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर तीनों आपके राइट कथन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तीनों ए बी एंड सी आर ट्रू। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। जो एनसीईआरटी की पुस्तक है ना सामाजिक और राजनीतिक जीवन की, तो उसमें क्या क्या दिया गया है, उसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं भी दी गई हैं और उनका विवरण भी दिया गया है। पहला तो हर हालत में यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। कल्पना की गई है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि संविधान में कल्पना ही की गई हो, वैसे यहाँ पर उनको दिखाया गया हो, ये बात यहाँ पर गलत है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। लोगों के जीवन से व क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को एनसीईआरटी पुस्तक में उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। बी तो यहाँ पर गलत है। पहला यानी कि ए और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बी जिन जिन ऑप्शन में होगा सबसे पहले आप लोग उसको काट दोगे, बचेगा आपका सेकेंड वाला। सेकेंड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है जिसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यचर्या है ना वो क्या यहाँ पर करता है, ठीक है ना। सोशल साइंस करिकुलम एट द अपर प्राइमरी स्टेज फोकस ऑन पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना,
अपने क्षेत्र, राज्य और देश का अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। आपको पता होगा ना, जैसे क्लास 6 से लेकर 8 तक की यहाँ पर बात करी गई है। सामाजिक विज्ञान किस पर केंद्रित यहाँ पर किया गया, किन टॉपिक को यहाँ पर सम्मिलित करते हुए किन चीज को यहाँ पर फोकस किया गया है। जैसे क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है ना, हमारा पृथ्वी आवास, पृथ्वी को आवास के रूप में समझाने का प्रयास किया गया, पहला तो राइट हो जाएगा। और जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है ना, उसमें बताया गया है अपने क्षेत्र, राज्य है ना, पंचायती राज व्यवस्था का और नगरों के बारे में बताया गया, नगर में शासन कैसे चलता है, ग्रामीण में शासन कैसे चलता है, पूरे देश में शासन कैसे चलता है, यानी कि इनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। भारत के इतिहास में बताया गया, भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, उसका विकास कैसे कैसे हुआ है, इन सभी का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो 6 to 8 में क्या होता है, भूगोल को पृथ्वी के आवास में, ठीक है ना, ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये तीनों आपके कैसे हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, A, B एंड C। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको गलत वाला कथन यहाँ पर में बताना है, वो भी भारतीय लोकतंत्र, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत वाला आपको यहाँ पर बताना है। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, ऐसा नियम बनाया गया था। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही कही गई है, पहला तो राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, बिल्कुल प्रतिनिधि लोकतंत्र को ही अपनाया है, राइट आंसर। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही चलाते हैं, इनडायरेक्टली इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, कब, 1950 में हुआ था। ये बात सरासर यहाँ पर गलत कही गई है। चुनाव जो हुआ था ये 1951 से 52 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, ठीक है ना। 1951 से 52 के बीच में हुआ था, यहाँ पर 50 दे दिया गया है, इसलिए 50 में नहीं हुआ था, 50 वाला यहाँ पर गलत है। बाकी सभी यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर दिए गए। आपको गलत कथन चुनना है ना, गलत वाला, गलत तो 4 वाला है, तो 4 वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है, ठीक है ना। टू इंट्रोड्यूस टू थीम मार्केट्स विच वुड बी द बेस्ट पेडागोजिकल मेथड। तो यहाँ पर पेडागोजिकल मेथड ऐसा कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे कि बच्चों को मार्केट यानी कि बाजार विषय के बारे में अच्छे तरीके से पता चल पाए, वो आपको यहाँ पर बताना है। आपकी NCERT पुस्तक में एक टॉपिक पॉलिटी के अंतर्गत दिया गया है, पॉलिटी के अंतर्गत दिया गया है कौन सा, बाजार विषय। तो बाजार विषय से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। बढ़िया क्वेश्चन। बच्चों को यहाँ पर आपको समझाना है बाजार के बारे में, तब आप क्या करोगे, क्या उनको आप किताब पढ़ने के लिए बोलोगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या एक दुकानदार को कक्षा में बुलाओगे, ठीक है ना, दुकानदार जो कि बाजार का हुई हो, ये यहाँ पर हो सकता है। आगे के क्वेश्चन आपको बताता हूँ। विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्र से कोई यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। मानचित्र में स्कूल, ये भी नहीं होगा। जो उपयुक्त यहाँ पर में सबसे उपयुक्त विधि हो सकती है, वो सबसे उपयुक्त आपको बतानी है। हो तो यहाँ पर सभी सकते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सर्वोत्तम पूछा गया ना। तो सर्वोत्तम एक दुकानदार ही समझा सकता है कि बाजार में कैसी दुकानें होती हैं, कैसा सामान बिकता है, कैसे कब क्या होता है, ये सब कुछ दुकानदार बता सकता है बच्चों को। तो पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया जाता है बच्चों को बाजार में जाना, बच्चों को बाजार में भ्रमण कराना या उनको लेकर के जाना, समझाना, तो वो यहाँ पर सबसे बढ़िया, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर वो वाला यहाँ पर हो जाता, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों के से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। क्वेश्चन बढ़िया है। भूगोल शिक्षण यानी कि ज्योग्राफी पेडागोजिकल से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है
और किसका यहाँ पर किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ का परिप्रेक्ष्य विकास करना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी के कौन कौन से मुद्दे होते हैं। संसाधन संरक्षण किनके मुद्दे होते हैं? रिसोर्स एंड कॉन्सर्वेशन, ये किसके मुद्दे होते हैं? संरक्षण। ये आपके भूगोल के ही मुद्दे होते हैं। पहला तो राइट है। विकास और विस्थापन भी ज्योग्राफी के मुद्दे होते हैं। डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, चैलेंजेस टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता एकता किसका टॉपिक होता है? ये किसका मुद्दा हो जाएगा? ये तो पॉलिटी का मुद्दा हो जाएगा। किसका? पॉलिटी का मुद्दा हो जाएगा। आपसे ज्योग्राफी का मुद्दा पूछा है तो आपका सी तो यहां से आपका हटेगा ही हटेगा। सी जहां जहां होगे उसको सबसे पहले आप लोग यहां से काट दो। सी वाला आपका यहां पर कटेगा, यानी कि थर्ड कटेगा। मानव विकास भी ज्योग्राफी का मुद्दा है। सी यहां पर गलत है, बाकी आपके सभी राइट हो जाएंगे। ए बी सी डी, ए बी डी यहां पर राइट आंसर होगा। ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। संसाधन में सभी प्रकार के संसाधन, नवीकरण, अनवीकरण, परंपरागत, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, संभाव्य संसाधन, सभी प्रकार के संसाधन, उनका संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। वो भी ज्योग्राफी का ही मुद्दा है। ठीक है ना। आपको मैंने बताया यहाँ पर ये गलत है, आपका ये गलत है, बाकी सभी यहाँ पर राइट दिए गए हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर 4 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? आगे यहाँ पर क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। आकलन, आकलन को बल देना चाहिए। उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल रहे, यानी कि फेल हो रहे हैं। अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 वाला। 4 वाला यहाँ पर हो जाएगा। विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने के लिए अधिगमकर्ताओं को क्षमता का मूल्यांकन करना, की क्षमताओं का मूल्यांकन करना, जो कि सामाजिक विज्ञान के आकलन में यहाँ पर बल देने का कार्य करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइएगा। सबसे पहले मध्याह्न भोजन जो योजना चलाई गई थी ना, ये तमिलनाडु में चलाई गई थी। कहां पर? तमिलनाडु में यह योजना सबसे पहले चलाई गई थी वर्ष 2014 में। कब? वर्ष 2014 में ये योजना चलाई गई थी, है ना। जिसके अनुसार इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि यहाँ पर जो जातिगत जो पूर्वाग्रह है ना, इनको कम करने में इनको सहायता मिली थी और सामाजिक न्याय को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए भोजन वाली व्यवस्था स्कूलों में चलाने के लिए बात यहाँ पर कही गई थी वर्ष 2014 में। सरकार ने इसको सभी राज्यों में वर्तमान समय में लागू करके रखा हुआ है। जिसके अनुसार यहाँ पर क्या क्या बताना है आपको? राइट आंसर उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, ये तो स्कूल में होता ही है। चाहे किसी भी जाति वर्ग का बच्चा हो, वो साथ साथ में यहाँ पर खाना खाएगा। सही बात है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। जो नीची जाति की समझी जाने वाली जो महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, उनको भी खाना पकाने के लिए रखा गया है, क्योंकि जातीय जो पूर्वाग्रह है उसको यहाँ पर कम किया जा सके। तो इन महिलाओं, विधवाओं महिलाओं को भी रखा गया है, दलित महिलाओं को भी यहाँ पर रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। जो गरीब बच्चे हैं जिनको समय पर भोजन नहीं मिल पाता है, वो भोजन के चलते, यानी कि भोजन के लालच में वो विद्यालय जाने लगे, जिससे कि प्रवेश में भी कई गुना यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। ये बात भी यहाँ पर में सही है। स्कूल छोड़ने की दरों में भी कमी आई है। स्कूल भी बच्चे कम छोड़ते हैं क्योंकि उनको भूख लगती थी पहले, जब स्कूल में भोजन की व्यवस्था नहीं थी। अब स्कूलों में भोजन यहाँ पर मिलता है, जिस कारण बच्चे स्कूल नहीं छोड़ते हैं, यानी कि छोड़ने की दर में भी कमी आई है। यहाँ पर आपके सारे के सारे राइट आंसर हो जाएंगे ए बी सी डी। ए बी सी डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लाइक तो आपको करना ही करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हो। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको एसएसटी पेडागोजी की और वीडियो आपको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एसएसटी पेडागोजी की। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो कि एसएसटी पेडागोजी की और वीडियो लाओ, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा बीच बीच में, है ना।
मैराथन क्लास आपकी चली रही हैं, उन वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सभी चीजें एनसीईआरटी का सारा निचोड़ आपको करा रहा हूं। चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो, है ना। सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन बटन होगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के फायदे क्या है, आपको कमेंट बॉक्स का सबसे पहले रिप्लाई मिलेगा। आपका जो कमेंट रहेगा वो सभी से अलग रहेगा, यानी कि अलग तरीके का हाईलाइट आपका दिखेगा। इसलिए आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।